firstly, I would like to give a brief intro of Pushkar Jha sir, who had completed his graduation from Banaras Hindu University, and he has recently secured rank 1 in Jawaharlal Nehru University entrance examination. He has been a part of the Commune Gurukul family, which is a brainchild of Animesh Mishra sir and many other acknowledged seniors. The Commune Gurukul has now become a one-stop destination for the aspirants of BHU, JNU, DU, and Hyderabad University, and many other such prestigious central universities, along with NET and JRF examination. So thank you, Bhaiya. And now I would like to welcome our mentor, Pushkar Jha sir, to share his valuable experiences and for the JNU examination, which he has used with all of us so that we could be enriched and succeed in the coming examination of JNUE. आज का जो डिस्कशन है ये मुझे अनिमेश भैया ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू अनिमेश टू प्रेजेंट माय व्यू देयर। ये पूरा का पूरा जो मेरा सेशन होगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर द JNU एग्जामिनेशन। ओके, आई विल बी बाइलिंगुअल आई थिंक because many of us are from Hindi background also. Okay, so no problem I think. तो ये जो मेरा पूरा आज का मैं आपको पूरा का पूरा जो ये एक एपिसोड होने जा रहा है, मैं आपको उसमें ये बताऊंगा कि JNU के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसमें मैंने सिर्फ अपना ही अनुभव नहीं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको अपने जो मेरे जो साथी रहे हैं JNU में जिन्होंने एग्जाम दिया है मेरे साथ, उनका अनुभव मैंने देखा है। जो मुझसे पहले जो एग्जाम दे चुके हैं उनका भी जो अनुभव रहा है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि किस तरीके से JNU की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट फॉर द JNU entrance examination. Okay, then after I will tell you about why to choose JNU. Then I will tell you that what the materials you should refer. Okay, and after that I will tell you that what to do and what to avoid during preparation. Okay, then first of all I will start from the why choose JNU, because I think introduction part जो है वो तो हिमांशु ने बता ही दिया है मेरे बारे में कि मैं BHU से पास आउट हूँ और मेरी जो ऑनर्स रही है वो भी सोशियोलॉजी रही है। लेकिन मैं साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इफ यू डोंट हैव सोशियोलॉजी बैकग्राउंड डोंट फियर अबाउट इट। ओके, क्योंकि मेरे जो क्लास में इस साल जो मेरे दोस्त रहे हैं जो जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, आई थिंक मोर देन 50% ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अगर सोशियोलॉजी से नहीं भी हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि 50% से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से वो सोशियोलॉजी से नहीं है। लेकिन आपको इसमें डरने की नहीं बात है, तो इसमें आपको उतने ज्यादा आप अपने आप को सिक्योर ही नहीं महसूस करिए, क्योंकि आपके पास कंपटीशन ज्यादा होते हैं। इफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विथ यू और IIM और मैनेजमेंट स्टूडेंट आर फाइटिंग विथ यू, तो इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन जो है और टफर हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको MBBS के जो बच्चे होंगे वो भी आपके साथ फाइट करेंगे सोशियोलॉजी में, क्योंकि JNU आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज के लिए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो कई बार वो ऑलरेडी मेंस दे चुके होते हैं, वो भी इस बार JNU में उन्होंने सिलेक्शन लिया है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन को आसानी से नहीं लीजिएगा। तो मैं आपको मैं आपको बताता हूँ कि हमें JNU क्यों चूज करनी चाहिए सोशियोलॉजी के लिए। तो आप इसकी रैंकिंग देखिए। सबसे पहले इंडिया में इसकी रैंकिंग सोशियोलॉजी में 1 है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही होनी चाहिए कि इट्स रैंकिंग इन इंडिया इज 1। ओके, और एशिया में इसकी रैंकिंग 8 है, मीन्स 8वें नंबर पे इसकी रैंकिंग है एशिया में। और वर्ल्ड में जो सोशियोलॉजी की रैंकिंग है वो टॉप 60 में आती है। 50 और 51 है इसकी, अभी रिसेंट रैंकिंग आई थी तो इसमें 50 या 51 थी रैंकिंग। तो ये चीजें आपको मोटिवेट कर सकती है JNU में जाने के लिए कि इसकी रैंकिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है। और रैंकिंग के बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी इंडिया में
बहुत कम जगह अच्छे ढंग से आपको पढ़ाई जाती है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं सोशियोलॉजी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से जेएनयू के सिवा आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे रिसर्च हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी अच्छा होता है, बट वो सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए सोशियोलॉजी जेएनयू से ही रहनी चाहिए। खैर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जेएनयू के ही ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, और जो जेएनयू का यहाँ पे तैयारी, जेएनयू के अलावा और जो कई जो स्टूडेंट होंगे जो बीएचयू का करना चाह रहे होंगे, और या जामिया का या हैदराबाद का, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि मैं जो आज आपको बताने जाऊंगा, ये 20 और 25 मिनट की जो सेशन होगी, इसमें आपको एक थोड़ा सा तो क्लू कहीं ना कहीं बीएचयू के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा क्लू हैदराबाद के लिए भी मिल जाएगा, बट ये स्पेसिफिकली मैं जेएनयू के लिए ही बताऊंगा। इससे आपका पूरा का पूरा बीएचयू के लिए नहीं होगा, पूरा का पूरा हैदराबाद के लिए नहीं होगा, या फिर एएमयू या जामिया के लिए नहीं होगा। बट अगर आप ये पूरा लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोसीड किस तरीके से करना है दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो मेरे ख्याल से अब मुझे आपको बताना चाहिए कि क्या आपको करना होगा पूरे एग्जाम के दौरान। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको क्या करना है, और जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से है उनको क्या करना है। तो जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं पहले बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, दोज हु आर नॉट फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, दे शुड नॉट फियर एट ऑल, ओके। दे शुड फर्स्टली टेक द हार्लम्बस बुक। मैं जो बुक बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा, प्लीज नोट करिए, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा। जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, दोज हु आर नॉट फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द हार्लम्बस बुक, क्योंकि अगर वो किसी और बुक से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें डर हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। हार्लम्बस इज जो है बहुत ही इजी वे में उसमें लिखा हुआ है, सारे चीजों को बहुत इजी वे में सजाया गया है हार्लम्बस को। तो हार्लम्बस को आप सबसे शुरुआत में लीजिए, और हार्लम्बस के कुछ चैप्टर को आप पढ़िए। नहीं समझ रहे हैं फिर भी पढ़िए, समझ रहे हैं फिर भी पढ़िए, दिक्कत की बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। इसीलिए मैं खासकर अनिमेश भैया का बधाई देना चाहता हूँ, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने पहले, आई थिंक राइट टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया है इस सेशन को, क्योंकि अगर आप फरवरी या मार्च के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू टू कवर ऑल द सिलेबस। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा, अभी आपके पास एम्पल टाइम है, काफी टाइम है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखिए, धीरे धीरे पढ़िए तो हो जाएगा। इसीलिए हार्लम्बस को उठाइए। जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनको लिटरेचर से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप क्या करिए, जो आप हार्लम्बस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। अगर आप समझ, उसके बाद मुझे लगता है कि आप समझना चालू कर देंगे। तो यहाँ तक नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए हार्लम्बस में बोल रहा हूँ। और जो अब सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के, अब जो मैं आगे चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये कॉमन होगा सभी के लिए, ठीक है। आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं या नहीं है, हार्लम्बस बस आपको एक बेसिक पॉइंट देगी। जो सोशियोलॉजी है उनको हार्लम्बस पढ़ने की शुरुआत में मेरे ख्याल से कोई खास जरूरत नहीं है, वो रिटजर से शुरुआत कर सकते हैं। जॉर्ज रिटजर की बुक आती है, काफी बेहतरीन बुक है। शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत होगी, बट अगर आप बैकग्राउंड है आपका तो आप जॉर्ज रिटजर से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज रिटजर में आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड थॉरोली ऑल द थिंकर्स। आप लिटरेचर के बुक को खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें शुरुआत में 3-4 थिंकर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, ओके, और भी कई थिंकर्स हैं उसमें दिए हुए। शुरुआत में इमानुएल दुर्कheim है, ठीक है। अगस्त कॉम्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है। तो आपको थिंकर्स के पार्ट्स को बार बार पढ़ना है, ओके। यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। आप अगर इसको एक टाइम पढ़ेंगे तो इट विल प्रोवाइड यू नथिंग। आप अगर एक बार पढ़ते हैं या आप नहीं पढ़ते हैं, बात बराबर ही है। एक बार पढ़ के मत जाइएगा एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मल्टीपल टाइम्स, ओके, द थिंकर पार्ट्स। अगर आप थिंकर पार्ट्स एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कम से कम इस बात की जानकारी अब हो जाएगी कि सोशियोलॉजी में चल क्या रहा है, या किस तरीके से हमें आगे जो है अपने प्रिपरेशन को मूर्त रूप देना है, ओके। हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड, यू विल गेट इट आफ्टर रीडिंग मल्टीपल टाइम्स द थिंकर पार्ट। अब थिंकर पार्ट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके जो बाद में जो है, जब आप थिंकर को कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद एक पूरा का पूरा बुक है आपके सामने, उसको आप अभी रहने देना है, ठीक है। अभी उसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी अगर आप उसे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको इस तरीके से आज पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके लिए एंट्रेंस के लिए आप तैयार हो जाए। मुझे आपको सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनाना है, वो आपको जेएनयू बना देगा, ओके।
या आप जिस कॉलेज में आप जाएंगे वहां आपको बना देगा। अगर आप सोशियोलॉजिस्ट बनने के लिए अभी अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से इट विल नॉट हेल्प यू इन एंट्रेंस। ओके, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, दे आर वेरी गुड इन सोशियोलॉजी, ओके, बट दे कुडंट क्लियर द एंट्रेंस, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का जो है ये आपका टेस्ट नहीं मतलब आपका जो सोशियोलॉजी का जो नॉलेज है वो जो पूरा डीप जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसका टेस्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी की जो बेसिक्स नॉलेज है उसका आपको ना चेक करेगा, और बेसिक नॉलेज बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब एंट्रेंस दे रहा था तो कई क्वेश्चंस ऐसे थे, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थे आप लोगों की तरह कि मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर नहीं थे आप लोगों की तरह। आपके पास 2019 एंड 2020 का आपके पास क्वेश्चन पेपर है, बट मेरे पास 2019 का बस क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि एक ही एग्जाम हुआ था तब तक, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो एक ही क्वेश्चन था। लेकिन मैं जब एग्जाम में दे रहा था तो पूरा तरीके से पूरा पैटर्न चेंज हो चुका था, और मैं वहां पे कुछ क्वेश्चन पे ब्लफ कर रहा था। मैं पहला 1 घंटा, विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं पहला 1 घंटा मुझे लगा कि मैं रोने लगूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 1 साल जो पढ़ा है, जो अपने प्रिपरेशन को मैंने जो पूरा टाइम दिया है, मैंने पूरा 1 साल वो वहां पे जाकर मैं भूल रहा था। तो ये वहां पे मुझे पता चला कि कितना ज्यादा फायदेमंद है रिवाइज करना। मैं भूलते हुए भी चीजों को मैं रिकॉल कर पा रहा था, क्योंकि आप जब प्रेशर में रहेंगे एग्जाम में तो आप आता हुआ चीज को भी भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स में जितना बता रहा हूँ उसको प्लीज थरोली फॉलो करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वही आपको एग्जाम के दिन काम आएगा। आपको नहीं पता चलेगा इसका कितना ज्यादा वैल्यू है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज का। और इससे एक और आपको फायदा हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का, कि आप जो क्वेश्चन नहीं भी आपको समझ में आता रहेगा, आप विश्वास करिए आप दूसरों से ज्यादा गेस वर्क कर जाइएगा। अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, अगर आप रिवाइज करके जाते हैं तो आपका गेस वर्क दूसरों से ज्यादा काम आएगा एग्जाम के टाइम में, इसीलिए आपको करना ही चाहिए। तो ये मटेरियल्स का मैंने एक बता दिया, रिटजर आपको पहले बता दिया है। अब आप रिटजर बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपका थिंकर पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़े से इंडियन पार्ट के तरफ भी आप लौट के आ सकते हैं। अब इंडियंस जो होता है यूपीएससी में 2 पेपर बांट देता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैं आपको पेपर 2 इंडियंस के लिए बता रहा हूँ, तो आप पेपर 2 में इंडियन को बोलता हूँ, ठीक है। अभी से मैं पेपर 2 इंडियन सोसाइटी को, बार बार मैं इंडियन नहीं बोलूंगा। तो पेपर 2 के लिए आप क्या करिए, आप हॉर्लम्बस को सॉरी पेपर 2 के लिए आप बीके नागला को देख लीजिए। हालांकि आप मेरा जो कहीं इंटरव्यू और हुआ आप मेरा देख लीजिए, मैंने वहां बताया हुआ भी कि बीके नागला इफिशियंट नहीं है, ओके। बीके नागला को आप अगर 5 बार पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप 5 बार कोई और बुक को टाइम दें, क्योंकि बीके नागला एफिशिएंट नहीं है। अब किस बुक को टाइम देना है ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी में जो है नहीं है, उनको बीके नागला एक बार फिर भी पढ़ना चाहिए, जिससे उनको पता चल जाए कि कौन कौन से थिंकर हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो बीके नागला को एक बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स मत पढ़िएगा बीके नागला को, वहां से क्वेश्चन उठ के नहीं आने वाले हैं। ओके फाइन, तो आपको बीके नागला को एक बार देखना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट आती है पेपर 2 के लिए हमें क्या करना है। तो पेपर 2 के लिए आप ऑनलाइन जाइए, और ऑनलाइन आपको इग्नू के मटेरियल मिल जाएंगे। आई थिंक ई ज्ञान कोर्स करके एक साइट है, तो वहां पे आपको विजिट ऑनलाइन फॉर इग्नू कोर्स, ई ज्ञान कोर्स, ओके। वहां पे आपको इग्नू के मटेरियल मिलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हम ये क्या करते हैं कि बीए पढ़ना चालू कर देते हैं, ओके। सो यू शुड नॉट डू दैट। बीए मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है ओनली बीए का मटेरियल, आपको नहीं पढ़ना है। जेएनयू का एग्जाम में एक चीज आप कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पे आपको बीए से नहीं पूछने वाला है। दे विल नॉट आस्क यू ओनली फ्रॉम द बैचलर्स, दे विल यू फ्रॉम मास्टर्स आल्सो। और मैंने कई क्वेश्चन यहाँ तक देखे हैं कि जो क्वेश्चन पीएचडी में पूछा है, दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन पीएचडी, दे आल्सो आस्क्ड they asked in the entrance, okay, for MA entrance। तो वो आपको पीएचडी लेवल तक पूछ देगा। तो ये कि आप सिर्फ बीए का पढ़ाइए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको एमए भी पढ़ना होगा। आप जब ई ज्ञान कोर्स पे जाएंगे तो बीए एज वेल एज एमए को पढ़ना है। पढ़ना क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा
कि आपको पढ़ना क्या है ई ज्ञान कोश पे। एक मैरिज चैप्टर है, मैरिज आपको पढ़ना है, ठीक है। कास्ट एंड क्लास आपको पढ़ना है इग्नू से, मैरिज आपको इग्नू से पढ़ना है, कास्ट एंड क्लास आपको इग्नू से पढ़ना है, रिलीजन आपको इग्नू से पढ़ना है, ठीक है, उसमें एक रिलीजन चैप्टर होगा, इग्नू से पढ़ना है। अब रिलीजन, मैरिज, कास्ट सब जो है बीए में भी दिया हुआ है, एमए में भी दिया हुआ है, तो आपको दोनों पढ़ना होगा, बीए में भी पढ़ना होगा, एमए में भी, एमए का भी पढ़ना होगा, बिकॉज ओनली बैचलर्स is not sufficient, and even I will say that more means 40% of the questions has been asked from masters, okay, from master syllabus। तो ये जो जेएनयू है ये आपको सिर्फ बीए से नहीं पूछेगा, इसीलिए किसी जो लोग बीएचयू या फिर कहीं और से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो अपने सिलेबस पे ही बस निर्भर ना रहें, उन्हें सिलेबस से आगे जाना होगा, ठीक है। तो वो मास्टर्स और आपको एज वेल एज बैचलर्स जो है इग्नू आपको देख के जाना है। और मैं एक पार्ट बताना मैं आपको भूल गया था कि सिलेबस को भी देख के जाना है। अभी आपको मैं अगर होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भैया ने बनाया उसमें मैं आपको भेज दूंगा सिलेबस, वैसे आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जेएनयू सिलेबस ऑनलाइन उपलब्ध है, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, JNU syllabus, okay। First of all you have to read syllabus so you can decide what you have to read and what you should leave, okay। तो आपको क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। जो मल्टीपल टाइम्स बोलता हूँ तो इसका कुछ मायने है, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो you will decide that what you have to read and what you have to leave ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इसीलिए सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जेएनयू के लिए एंट्रेंस का जो सिलेबस है ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप सिलेबस को चिपका लीजिए कहीं पे, सिलेबस आप दिन रात उसे पढ़ते रहिए, सिलेबस को देखने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो सिलेबस आपको देखना है। तो मैं आपको ये बता दिया सोर्स क्या सब इनिशियल फेज पे आपको देखना है। बीके नागला बोल दिया मैंने आपको मैंने इग्नू का मटेरियल बता दिया और रीडजर मैंने आपको बता दिया है। तो ये शुरुआती 3 जो रिसोर्स है ये शुरुआती समय के लिए है। अब कोलंबस मैंने जिनको बताया था कि जो नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं हॉर्लंबस, यही हॉर्लंबस अब जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनको भी सेम हॉर्लंबस अब पढ़ना होगा, क्योंकि हॉर्लंबस में बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे एक मेथोडोलॉजी चैप्टर है हॉर्लंबस की, स्टैटिफिकेशन चैप्टर है हॉर्लंबस की, ठीक है। ये 2-3 जो और पावर स्ट्रक्चर जो है, मैं जो बोल रहा हूँ मेथोडोलॉजी है, आई थिंक मेथोडोलॉजी है और स्टैटिफिकेशन है एंड पावर स्ट्रक्चर है उसकी जो दी हुई है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी है। तो ये जो 3-4 चैप्टर है हॉर्लंबस से आपको देख के जाना होगा। इस 3-4 चैप्टर को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। आप चाहें तो यू कैन रीड द होल हॉर्लंबस, ओके, इट विल नॉट हार्म यू। आप अगर पूरा हॉर्लंबस को पढ़ेंगे तो आपको इससे कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है। एंड यू शुड रीड, क्योंकि आपको मैंने जब रिसोर्स कम बताया है तो आपको इसका यूज होना चाहिए। आप रिसोर्स को अगर मेरे ख्याल से देखें तो मैं आपको 10 रिसोर्स अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन इट विल नॉट वर्क। जैसे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी एक बुक होती है, इट मींस एलेक्स इंकेल्स का है। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज पाना चाहते हैं सोशियोलॉजी में तो एक बुक आती है व्हाट इज सोशियोलॉजी, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बट दिस इज नॉट गुड फॉर एंट्रेंस, ओके। तो ये बुक जो अगर ये सब जो बुक है मैंने कई सारी बुक पढ़े थे क्योंकि मेरा ऑनर सोशियोलॉजी था, लेकिन ये मेरे एंट्रेंस में हेल्प नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बुक कम बता रहा हूं, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि यू शुड रीड मल्टीपल टाइम्स। मैंने आपको रिसोर्स कम दिए हैं, इसका मतलब आपको ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे कितना बार पढ़ते हैं। और एग्जाम वही निकालेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम वही निकालेगा जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेगा। मैं मल्टीपल टाइम्स में बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज टू इम्पोर्टेंट, रिवाइज इज टू इम्पोर्टेंट, ओके। तो अब मैं मटेरियल का बता दिया कि आपको मैंने 4 मटेरियल बताया आई थिंक, और चारों पे स्टिक रहिए, 4 मटेरियल कम नहीं होता है। रिटीजर मैंने आपको बता दिया, हॉर्लंबस मैंने आपको बता दिया, इग्नू बहुत बड़ा मटेरियल है। इग्नू अपने आप में 5-6 बुक के बराबर है, कम नहीं है बीए में अगर आप पूरा कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैंने आपको बीके नागला बता दिया, बीके नागला मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ना है, सीधा 1-2 बार पढ़ जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैं इससे पहले आपको एक एमसीक्यू किस तरीके से सोल्व करना है ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा व्हाट टू डू करके, ओके। तो
आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एमसीक्यू किस तरीके से बनाना है। आप पिछला 5 ईयर का जो नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है उसे आप एक बार देख लीजिए। नेट जीआरएफ का क्वेश्चन को देखिए, और जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो प्लीज एक बार बिना कुछ किए, ठीक है, बिना आंसर देखे एक बार पांचों को बना लीजिए। अगर आप ओके, इफ यू गेट बियॉन्ड डोंट वरी, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन इन द सेम वे। अगर आप 70 से ज्यादा ला रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बट इफ योर मार्क इज लोअर देन 70 और 65, you should again revise the all materials, okay? आपको सभी मटेरियल को फिर से रिवाइज करना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्च के बाद प्रिपरेशन मत शुरू करिएगा, अभी प्रिपरेशन शुरू करिए, ज्यादा फायदेमंद होंगे, जिससे कि आप लगातार बुक सकते हैं। आप जो गलती करेंगे यू कैन रेक्टिफाई इट इजिली। तो अगर आप 70 के प्लस हैं देन ओके फाइन। इफ यू आर नॉट गेटिंग 70, प्लीज अगेन रिवाइज ऑल द मटेरियल्स, यू हैव टू रीड अगेन। अब जो 70 के प्लस है उसे क्या करना है? अब उन्हें यह करना है कि जो क्वेश्चन वो नहीं बना पा रहे हैं ये नेट जीआरएफ का है, और आपके पास 2 पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है जेएनयू के, उन्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है डायरेक्ट आंसर मत देखिए, यू हैव टू राइट ओके ऑन योर नोटबुक। जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं उसको नोटबुक पे लिखें और उसे आप अपने जो मेन बुक है उसे रेफर करें। आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि मैंने ये गलती की थी कि मैं इसे नहीं देख रहा था पीछे जा करके, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाता था और जो मुझे नहीं आता था उसे मैं डायरेक्ट मैं उसका आंसर देख लेता था। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मैंने जब बीएचयू का एंट्रेंस दिया था तो उसके बाद तो मुझे लगा था कि मुझे और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो कॉल्ड एंड ही टोल्ड मी दिस, बिलीव मी, दिस हैज चेंज्ड माय टोटल प्रिपरेशन। ये आपके प्रिपरेशन को चेंज कर सकता है, ये मेक कर सकता है और ब्रेक कर सकता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप क्या करिए, जो क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हैं उसे आप नोटबुक में लिखिए, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, ओके, एंड प्लीज रेफर द मेन मटेरियल। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि सपोज कोई आपको एक क्वेश्चन आया अगस्त कॉम्ट पे, ओके, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, डोंट जस्ट गूगल द आंसर, प्लीज गो टू योर मेन मटेरियल, means where you can find August Comte in your literature book. Please refer the literature book and please read total August Comte again. तो इसी तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ओके। तो प्लीज फॉलो दिस मटेरियल, दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो एमसीक्यू का ये एक तरीका, और एमसीक्यू एक बार नहीं बनाना है, यू हैव टू मेक एमसीक्यू आल्सो मल्टीपल टाइम्स, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू पे देते हैं, क्योंकि कनेक्ट विद द concepts, you will connect with the questions and will get that somewhere questions is being asked. तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ। तो अब मैं अपने लास्ट कि होगा हमें और क्या अवॉइड करना हो। तो मुझे कुछ मैंने क्या किया था, तो शुरुआत में कई सारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, बट इट इज, ये एक मेरी गलती थी कि मैं रैंडम ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया था। वहां पे मेनी पीपल कम्स एंड आस्क रैंडमली एनी क्वेश्चंस, इट विल ओनली डिस्टर्ब यू। कभी भी इस ग्रुप में मत जाइए जहां पे करीब 1000 लोग हो, 2000 लोग हो, वहां पे कोई रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा और आप डिस्टर्ब हो जाइएगा और वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप बिलीव करिए कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है और वो आपका ओनली टाइम खराब करेगा। आप जरा खुद सोचिए कि एनटीए जब क्वेश्चन को कंडक्ट रैंडमली पूछेगा तो क्यों क्वेश्चन आएगा ना। तो इसलिए यू शुड अवॉइड रैंडम ग्रुप, क्योंकि मैंने रैंडम ग्रुप एक बार ज्वाइन किया था, इट इज नॉट हेल्पफुल, ओके। और आपको क्या और नहीं करना चाहिए, तो एक सेकेंड, तो यही आपको कि अवॉइड रैंडम ग्रुप करना चाहिए। और आप
ग्रुप बनाना है तो उन लोगों के साथ ग्रुप बनाइए जिनको आप जानते हैं, जैसे जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो ऑलरेडी सोशियोलॉजी से कनेक्टेड हैं या आप ही की तरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप ग्रुप बनाइए। तो उनके साथ ग्रुप बनाने से क्या होगा कि आपकी जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी, और सिस्टमैटिक स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कहीं इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिस्टमैटिक स्टडी करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रुप में है सिस्टमैटिक स्टडी जिनको जानते हैं उनके साथ आप ज्वाइन हो जाइए। क्या करनी चाहिए नहीं चाहिए सोसाइटी के लिए, ये कई बच्चों ने पूछा है कि मुझे should I join coaching, online classes or not? I think that means it is totally subjective thing. I have joined means एक बार मैंने ज्वाइन किया था, बट इट इज नॉट सो हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा मेरा जो ऑनर्स है वो ऑलरेडी सोशियोलॉजी है, तो इसलिए मुझे ज्यादा ये हेल्पफुल नहीं हुआ। लेकिन जो सोशियोलॉजी के नहीं है शुरुआत में दे कैन ज्वाइन, ओके, दे कैन ज्वाइन। और बट आप क्लास ज्वाइन करें नहीं ज्वाइन करें ज्यादा मैटर नहीं है, बट टेस्ट सीरीज जो होता है ये मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो आपको क्वेश्चन जो है समझने में हेल्प करता है। मैंने यही बोला कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज और हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप बनाइए, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, जितना भी आप बना लेंगे आपके लिए वो बेनिफिट ही करने वाला है, ठीक है। तो आप क्लास ज्वाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से पूरा स्ट्रक्चर वे में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या तो शायद आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर वे में आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने पर्सनल विल पे अगर आपको भरोसा है तो ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में इसे रहने देता हूँ। और स्टडी कितने दिन पहले शुरू करनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा था, स्टडी कितने दिन पहले शुरू करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई हैव स्टार्टेड 1 ईयर बिफोर, क्योंकि दिस वाज माय ड्रीम, जेएनयू मेरा ड्रीम था, तो मैंने 1 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट 1 ईयर, I think 6 months is enough, but those who don't much time take 4 months, okay। तो 4 मंथ भी हो सकता है, मेरे ख्याल से टू बी सेफ साइड यू शुड स्टार्ट बिफोर 6 मंथ। तो फॉर नाउ आई थिंक जनवरी इज द आप जनवरी में स्टार्ट अप कर, लेकिन अगर आप तो यहाँ आए तो अब आप कर लीजिए, वो 4 महीने में भी कर सकते हैं आई थिंक, बट आई थिंक इट इज टोटली सब्जेक्टिव मैटर। आपको पढ़ने कितने घंटे हैं, तो इसे आप मेरे ख्याल से ये मत सोचिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो मुझे कम घंटे पढ़ने होंगे। मेरे ख्याल से 5-6 घंटे अगर आप रोज अगर आप पढ़ते हैं तो ही 6 महीने लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने पहले बोला कि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत हाई गया है। अगर 75 कट ऑफ जा रहा है तो मतलब आपको मेहनत करने होंगे, डीप स्टडी करनी होगी, तो 5-6 घंटे मेरे ख्याल से सही रहेगा। और हाँ, एक बात और मैं ऐड कर रहा हूँ, रैंडमली नोट मत लीजिए, ठीक है। कोचिंग आप ले सकते हैं, रैंडमली नोट मत लीजिएगा। इस पे विश्वास रखिए, खुद के नोट्स पे विश्वास रखिए। आप खुद सोचिए कि ऑथेंटिक क्या है। Many people provide you random notes, okay, avoid it, it will lead you nowhere, okay। random note just avoid मत करिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं, उसका एग्जाम में ब्लफ कर जाएगा, you will bluff during। इससे अच्छा है कि रीड मल्टीपल टाइम्स एंड बिलीव ऑन योर ओन नोट। अपना समय पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। रैंडम नोट्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अपना नोट्स पे आप विश्वास रखिए, ठीक है। अपना नोट पे विश्वास रखिएगा तो ये होगा कि लास्ट डे भी आप यू कैन रीड, और लास्ट डे जो आप रीड करिएगा इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप ट्रेवलिंग के टाइम में भी रीड कर सकते हैं। मैं जब यहाँ से जा रहा था एग्जाम देने के लिए तो माई सेंटर वॉज इन डिफरेंट सिटी, सो आई ऑल्सो यूज दैट टाइम टू रिवाइज। You know why? Because I have very less material and I can revise my all material I think in 1 to 2 hours। इसीलिए क्योंकि मेरे पास कम नोट्स थे और मैंने लास्ट में आते आते 1 से 2 घंटे में मैं उसे रिवाइज कर ले जा रहा था। वो एग्जाम के टाइम में बिलीव मी इट विल हेल्प यू। तो आप रैंडम नोट को प्लीज अवॉइड करिएगा
और अपने नोट्स पे ज्यादा विश्वास रखिएगा. सो आई थिंक आई हैव means taken all the point. And 1 second, if I will tell you if I anything miss. Mm, okay, I think I have touched all the point that is necessary. If anything I have missed, please ask if you want anything. I think I have touched all the point. और एग्जाम के टाइम में एंग्जाइटी होगा तो ऐसा नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं सोचना है एग्जाम के टाइम में जब आप या फिर एंग्जाइटी में जाइएगा या फिर जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो इस तरीके से नहीं सोचना है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा. अगर आप अपने मटेरियल पे या फिर आया है अगर उस पर विश्वास रखिएगा तो एग्जाम निकलेगा. क्योंकि आप देखिए इंजीनियरिंग क्षेत्र के बच्चे भी आके निकाल रहे हैं, मेडिकल के निकाल रहे हैं. तो why you can't means crack this examination? No, this is the right time to start. अगर आप इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम you can crack easily this examination. That's it from my side. You can ask your question. Thank you, Bhaiya, for your valuable guidance. And it has filled us with great strength and valor for carrying out our preparation in order to give the entrance exam of Jawaharlal University. And I would like to say that there are a few questions from our fellow mates who are going to ask you. Please answer them. So here is Dheerajji with his first question. Dheerajji. Namaste, Bhaiya. I have one question. That how to read Columbus, because Columbus is very lengthy book. So you ask how to read it. I think many people asked the same question. This is the orange Horlumbus. Refer it. And how to read, I am telling you. Okay. So first of all, read the sociological perspective part. Okay. The first chapter is sociological perspective. Okay. If you read it, you will connect with the theory. Everything is given in the first chapter, like socialization, norm and value, and status and role. These are the point you have to cover, okay, before starting. तो ये जो 3-4 पॉइंट है जैसे सोशलाइजेशन है, नॉर्म्स एंड वैल्यू है, ये सोशियोलॉजी के बेस हैं. You have to read it, and in entrance they will ask directly. Believe me, they will ask you directly from there. तो अब आपका क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा लेंदी है, तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन सारा हार्लम्बस मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया ही नहीं है. ठीक है, आपको पहला जो चैप्टर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यू हैव टू रीड इट थोरोली. और आप जितने भी चैप्टर को पढ़ते हैं उससे आप मल्टीपल पढ़ेंगे. मैंने आपको ये बताया, तो लेंदी की तो बात ही नहीं आती है. मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर. मैंने आपको बताया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करने के लिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करने के लिए पावर एंड पॉलिटिक्स एक चैप्टर है, उसे आप कर लीजिएगा. ओके. अब लेंदी फील करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ लेंदी फील करने वाली बात है. अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लेंदी लगेगा. आई थिंक आपको चैप्टर को अवॉइड कर सकते हैं. एजुकेशन एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर. यू डोंट हैव टू means all chapter. Okay, means all the things included in education chapter. ये आपको पूरा पढ़ना. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप पहले क्वेश्चन देखिए, नेट जा रहे पे क्वेश्चन को, और कहां से पूछ रहा है वो आप देखिए. आप देख लेते तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते. और मैं ये बात ही किया है. तो आप नेट जा रहे पे क्वेश्चन को देखिए. उसके बाद जो बीएचयू ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे देखिए, और जेएनयू ने जो पूछा है उसे देखिए. आप देखेंगे कि इन द हार्लम बस, ओके, इज नॉट सो हेल्पफुल इन एजुकेशन चैप्टर. क्योंकि ये जो हार्लम्बस कहा गया है, हेल्डन हार्लम्बस ने लिखा है, ये विदेशी राइटर है. ओके, एंड इंडिया नॉट फॉलोइंग द टोटल सिलेबस अकॉर्डिंग टू हार्लम्बस. ये विदेशी राइटर ने लिखा है और उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, वो अपने देश के हिसाब से लिखे हुए हैं. और इंडिया में सारा जो हार्लम्बस में चैप्टर दिया है वो फॉलो नहीं होता है. इसीलिए आपको इंडिया के जो इंट्रेंस है, जो रिक्रूटेटिव इंट्रेंस है, उनके आप क्वेश्चन देखिए. तो इज फाइंड आउट दैट व्हाट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग. ओके, यू गेट द आंसर. Okay, thank you, Bhaiya. One more question, Bhaiya, that I wanted to ask. What was the force that kept you motivated throughout your journey of preparation? Can you share it with us?
Mm, I this is very subjective question. For me, I think it will be seems if I say, but if you ask me, I try to share. I thought that the university name has been maligned very much. Okay, in these years, as we have seen in 2016, the slogan have been raised in university. So I thought that if I would not read, someone else would go there and can malign this reputed university. So this can be your motivation, that if you go there, you can give a a small contribution for that university, because this is a very reputed university, and it want the people who really committed towards the nation. तो वहां पे उस तरीके के जो लोग जाएंगे जो शायद इस उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप अगर ये मानते हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरे लिए सबसे के दौरान कि अगर मैं नहीं गया तो शायद कोई और जाए और उस यूनिवर्सिटी का जो नाम उस तरीके से और ना, तो ये भी एक था कि मुझे वहां जाके ये भी मैं साबित कर सकूं कि यूनिवर्सिटी इज गुड, मे बी समबडी are there, those who are not so social, those who are not so means जो बहुत ज्यादा अपने कंट्री के प्रति कमिटेड नहीं है, लेकिन ऐसा पूरा जेएनयू का बात नहीं। मैं वहां जा रहा हूं और मैं पूरे तरीके से कमिटेड हूं कंट्री के प्रति। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में जो नाम आई थी वो जो खराब हुआ था जेएनयू का नाम, तो मैं जेएनयू से बहुत ज्यादा लगाव भी था। Thank you, Bhaiya. Anyone else who wants to ask some question can ask. I have a question. May I ask? Okay, go ahead. Yeah. Does current affairs important for the entrance? Please repeat. Current affair. Yes, current affairs. Yes, I missed that part. Thank you for this question. I think if you read the syllabus, it is not given in syllabus that you have to read current affairs. Okay, so even though you have to read it, but what you have to read, I will tell you. Only 80% of the thing is being covered from the syllabus, or 20% आपको पूरे सोशल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। 20% आपको पूरे सोशल साइंस से आएंगे और 80% सिलेबस से आएंगे, यानी कोर सोशियोलॉजी से आएगी। तो करंट अफेयर में आपको करना क्या है मैं ये बता देता हूँ। से 2 से 3 वो करंट अफेयर अगर पूछेगा तो पूछ देगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी लो है, इसीलिए मैंने शायद इसको मैंने नहीं बताया था। एफिशिएंसी इसकी इतनी लो है कि आप करंट अफेयर में क्या ही आप मतलब कि पढ़ लेंगे। अगर आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको अगर 2 से 3 क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा रेशनल चॉइस नहीं होगा इस पे टाइम देना। आप जो सोशल आर्टिकल रिलेटेड टू सोशल इशू क्या है, ये बस हिंट दे देता हूँ कि आर्टिकल 3 जो अनटचेबिलिटी और डीपीएसपी से पूछेगा वो, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी को जो बढ़ाने का काम करता है उससे पूछेगा, यानी डीपीएसपी से। और जो वुमेन रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे आर्टिकल 338 जो वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो हो वो आर्टिकल आपको यू हैव टू रीड इट रियसली। ओके, तो आर्टिकल को मत अवॉइड करिएगा। और एक पार्ट, एक क्वालिटी हो गया इसमें आर्टिकल आपको, और एक बार जो आपको देखना है वो है जो से पॉपुलेशन सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ओके, तो 2011 वाला के जानना है। अब पॉपुलेशन सर्वे में बहुत आपको यू हैव टू फोकस ऑन दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन, ओके, which side in which states और रीजन्स, ये आप बताना है। तो सोशियोलॉजी के अलावा जो दो और सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो आपको हो गया जियोग्राफी, लेकिन जियोग्राफी से ओनली आपको उसी पार्ट पे फोकस करना है जो एससी एसटी से रिलेटेड हो, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हो, या फिर
कास्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे हुआ और 2011 में पॉपुलेशन सर्वे हुआ। दो को अच्छे ढंग से करके जाइएगा तो करंट अफेयर आपका जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक यू कैन अवॉइड। मेरे ख्याल से एक करंट अफेयर इस बार पूछा था, वो भी आसपास का था। तो इसका जो दायरा है efficiency is too low, so I think you can avoid it, okay? और आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन है तो मेरे ख्याल से ईयर बुक आती है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। ओके Okay, thank you so much. Sir, when can we expect this admission process to start? I think it will happen in July. I think, I don't know, this is the of comment on that, but we are July they will take your exam. In research and methodology किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? लाइक ज़्यादा सवाल स्टैटिस्टिक्स से आएंगे या फिर जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उनसे पूछे जाएंगे? So if you please help us कि वो domain They will ask, I think, around. I think they will ask, I think, around 10 questions from research and methodology. I I haven't found any means good material that I can refer. I have also struggles a lot in that section, but I think if you refer, you can refer IGNU, and they will ask very deep questions from the research and methodology, and I have also not scored well in that. So I think, even though I can suggest you can make MCQs means related to research and methodology. This is the best way, and I think Nitin Sanghania also touch some part from the research and methodology. Nitin Sanghania, but not enough. Even though you can read Nitin Sanghania, say just make more and more MCs, means MCQs, and I think it is enough. I have also not scored very well in research and methodology parts. That's why I don't know what to suggest in that. Yes, sir. This portion of research and methodology is very complicated. Even I am struggling in that portion. So just read means MC to find out from where they are asking the question. Okay, you cannot predict the JNU question. I also can't predict the JNU question. I know that they will surprise you all the time from the different type of googling. So don't think too much about that. Just read the basic part. Okay, you can only do one thing, that make your basic part stronger as much as you can. Okay, so I think Nitin Sanghania touched some. Okay, I hope that you have heard the name of Nitin Sanghania. He is an IAS officer, so you can refer his book for research and methodology. Otherwise, you can refer IGNU. I think IGNU will be better. तो अगर आप इग्नू को 2-3 पढ़ लेते हैं तो आई थिंक यही आप कर सकते हैं. दिस इज ओनली इन योर हैंड्स. ओके, एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. सो मेक MCQ. I think it will help you. Okay, thank you so much. Is it okay? Is it done? Yes, it is done. Yes. Yes, Bhaiya. Thank you, Bhaiya, for your valuable words of guidance. And I hope that all of us will benefit from your words a lot and from your preparation strategy that was short and sweet.